ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पार्ट 3, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, जिसमें सबसे पहले है पुनर्गठन में साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। शुरू करते हैं। तो साझेदारों का पुनर्गठन के प्रकार हम देखेंगे। सबसे पहले जो फर्म का पुनर्गठन होता है वह कई प्रकार के होता है। सबसे पहले है साझेदार का प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश। देखो, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल दो साझेदार हैं और वह मिलकर के पार्टनरशिप चला रहे थे। अगर एक तीसरा साझेदार स का प्रवेश होता है तो अ और ब के बीच में जो साझेदारी समझौता हुआ था वो टूट जाएगा और तीसरा साझेदार आने के कारण उन्हें वो समझौता नया पुनः स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसे हम कहेंगे पुनर्गठन और उसमें हम देखेंगे साझेदारी का प्रवेश। फिर हम देखेंगे लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, अर्थात दूसरा जो कंडीशन है उसमें हम देख रहे हैं कि साझेदार नया प्रवेश नहीं हो रहा है, केवल जो अनुपात था, मान लेते हैं कि उनके बीच में अनुपात था 3:2, दो साझेदार और ब के बीच में, और अब उन्होंने यह तय किया कि उनके बीच में बराबर होगा या उनके पूंजी के अनुपात में होगा। तो अगर लाभ हानि अनुपात में यदि उनका परिवर्तन हो रहा है, अर्थात पुनः यहां पर पुनर्गठन कहलाएगा। फिर हम तीसरा कंडीशन एक देखते हैं, साझेदार की अवकाश ग्रहण करना। जब अवकाश ग्रहण करता है या रिटायर करता है अपने व्यक्तिगत कारणों से या उम्र होने के कारण या किसी भी कारण से, यदि वो अवकाश ग्रहण करता है कोई पार्टनर, तो कोई नया पार्टनर आता है या जो पार्टनर है, जैसे 3 पार्टनर है, 3 में से अगर एक चला जाता है फिर भी वो साझेदारी फर्म बना रहेगा, तो उसे भी हम पुनर्गठन कहेंगे। फिर चौथे नंबर पर हम देखेंगे साझेदार की मृत्यु। जब साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो फर्म, वो अवकाश ग्रहण हो गया, मतलब परमानेंट अवकाश ग्रहण समझ लीजिए कि मृत्यु हो जाता है, मतलब साझेदारी जो है वो उनके बीच में जो समझौता है वो समझौता टूटता है और मृत्यु होने वाले साझेदार का जो हिस्सा है वह उसके उत्तराधिकारी को भुगतान कर दिया जाएगा और शेष साझेदार बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो फिर यह भी पुनर्गठन हुआ। या फिर एक और कंडीशन है, यह आपके कोर्स में शामिल नहीं है लेकिन कंडीशन है ये, कि दो फर्मों का अगर मिल करके एक नया साझेदारी बनाया जाए, दो अलग अलग फर्म हैं और दोनों, जैसे दो पार्टनर हैं दोनों में, और दोनों व्यवसाय साझेदारी फर्म ने यह तय किया कि दोनों को मिला करके एक नया फर्म बना दिया जाए, तो 4 पार्टनर हो जाएंगे और फर्म नया हो जाएगा, तो उनके बीच में समझौता भी नया होगा। तो इसे भी हम साझेदारी का पुनर्गठन कहेंगे। तो इस प्रकार हम सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वह है साझेदारी का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसी को हम करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 में यह व्याख्या किया गया है एडमिशन को लेकर के कि वर्तमान जो साझेदार हैं या पुराने जो साझेदार हैं उनके रजामंदी, उनकी सहमति से ही नए साझेदार का फर्म में शामिल किया जा सकता है। यदि इसके विपरीत एडमिशन को लेकर के कोई प्रावधान नहीं है तो जिस दिन नया साझेदार का एडमिशन होगा उसके पूर्व के लाभों पर, उसके पूर्व के कार्यों का नए साझेदार का कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन जिस दिन से वो प्रवेश ले चुका है या उसका प्रवेश हो जाता है आधिकारिक रूप से, उसके बाद के लाभ और उसके बाद के किसी भी कार्य के लिए नया साझेदार जिम्मेदार होगा। इस बात का ही जो व्याख्या है वह धारा 31 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में किया गया है। अब हम देखेंगे पुरानी बातें जो हम थोड़ा देख लेते हैं, जिसमें हमने कहा कि साझेदारी व्यवसाय की आवश्यकता क्यों होती है। तो उसमें हमने देखा था कि अधिक पूंजी स्रोत की आवश्यकता। मान लीजिए कि जो पुराने साझेदार हैं उनके पूंजी की कमी हो रही है, तो अगर पूंजी की आवश्यकता है उन्हें, तो एक नया पार्टनर को वह शामिल करते हैं। तो इससे जब वो आएगा तो अपने साथ पूंजी भी लेकर आएगा या फर्म को पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला हम देखेंगे कि अधिक प्रबंधकीय कुशलता की आवश्यकता साझेदारी के लिए होती है। तो इस यही बात, मान लीजिए कोई नया पार्टनर है, उसमें प्रबंधकीय कुशलता है, उसने अलग व्यवसाय में ज्ञान कोई अर्जित किया है जिसकी आवश्यकता फर्म को है, तो पुराने साझेदार उस नए व्यक्ति को जिसके पास प्रबंधकीय कुशलता है पार्टनर बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह भी एक कारण है नए पार्टनर का एडमिशन में। और भी अन्य कारण हो सकते हैं, या कोई अवकाश ग्रहण करता है तो उसके उत्तराधिकारी को हम पार्टनर बना सकते हैं। हमने पहले पार्ट में जो आधारभूत अवधारणाएं हैं उसमें हमने देखा कि
अपरिहार्य परिस्थितियों में अवयस्क साझेदार को भी पार्टनरशिप फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। उसके कुछ सीमित अधिकार होंगे अवयस्क होने की स्थिति में। और जो दूसरे हैं ये तो साझेदारी व्यवसाय की आवश्यकता के लिए था, एडमिशन के लिए नहीं। अब हम देखेंगे एक साझेदार का जो प्रवेश होता है उसके बाद उसे कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर दो अधिकार आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि नए फर्म जब नया साझेदार बनता है तो उसको दो अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, फर्म की परिसंपत्तियों में भाग लेने का अधिकार। यह मैंने आपको बताया था कि यह अधिकार उसे कब प्राप्त होगा, जिस समय से वह प्रवेश कर लिया है, प्रवेश के समय के बाद से परिसंपत्तियों और उसके जो भी कार्य है उस पर भाग ले सकता है वह। और दूसरा जो अधिकार है वह जिस दिन से प्रवेश लिया उसके बाद के भावी या भविष्य में होने वाले लाभों में भाग प्राप्त करने का अधिकार। इसे दो अधिकार नए साझेदार को प्राप्त हो जाते हैं। जिस दिन वो प्रवेश कर रहा है उससे पूर्व के संपत्तियों पर या अविभाजित लाभ पर या अवितरित लाभ पर या किसी भी प्रकार के कार्य के लिए वह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसके बाद जब एडमिशन के बाद से लेकर के जो रहेगा उसके भावी लाभों पर उसका अधिकार होगा। अब हम देखेंगे नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य कुछ समायोजन होते हैं। उन समायोजन में सबसे पहले नंबर पर है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। जो लाभ विभाजन अनुपात पुराने साझेदारों के मध्य था वो बदल करके नया लाभ विभाजन अनुपात तय होगा। और दूसरे हम देखेंगे जो समायोजन होगा वह है त्याग के अनुपात की गणना। उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि देखिए अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपके घर में जो भी उपलब्ध भोजन है उस भोजन से कुछ हिस्सा को ही आप मेहमान को खिलाएंगे। तो अर्थ यह है कि आप अपने हिस्से का त्याग करेंगे नए जो मेहमान आए हुए हैं। तो ठीक इसी तरह से अगर कोई नया साझेदार फर्म में हिस्सा प्राप्त करता है तो जो पुराने साझेदार हैं वो अपने जो पुराने का जो लाभ हानि का हिस्सा था उसी हिस्से को वो नए साझेदार के लिए सरेंडर करेंगे, तो सेक्रीफाइस करेंगे। उसी को हम बोलेंगे त्याग के अनुपात की गणना। फिर तीसरे नंबर पर हम देखेंगे ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति क्या होता है? ख्याति वह होता है जो समय व्यतीत होने के साथ साथ एक व्यवसाय के द्वारा जो सुनाम, जो प्रसिद्धि प्राप्त किया जाता है उसका मौद्रिक मूल्य ही ख्याति कहलाता है। तो ख्याति एक प्रकार की अमूर्त संपत्ति है, जैसा कि हमने 11th क्लास में अध्ययन किया था। इसका भी मूल्यांकन किया जाएगा नए साझेदार के प्रवेश के समय पर और उसका लेखांकन पुस्तकों में किया जाएगा। फिर और जो समायोजन होते हैं वह है संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, उनका पुनर्निर्धारण किया जाएगा। क्योंकि संपत्तियों का मूल्य नए साझेदारों के प्रवेश से पूर्व कुछ और था, अब वह संपत्तियों की कीमत नया तरह से या एडमिशन के समय पे उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा कि कितना उसका मूल्य हो गया है। आज की स्थिति में घटा है, घट भी सकता है कुछ संपत्तियां बढ़ भी सकती हैं। हम जानते हैं कि स्थायी संपत्तियों में मूल्यह्रास भी लगता है भूमि को छोड़कर। तो इसलिए परिसंपत्तियों का और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन व पुनर्निर्धारण किया जाएगा नए साझेदार के प्रवेश के समय। इसको भी हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। फिर हम देखते हैं संचय, अवितरित लाभ या अवितरित हानियों का समायोजन किया जाएगा। क्योंकि वह संचय, वह रिजर्व और अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वो सारे उसके प्रवेश के समय, नए साझेदार के प्रवेश के पूर्व के हैं। डिपॉजिट या रिजर्व फंड्स अब उसका जो बंटवारा होगा उसके एडमिशन के समय पुराने साझेदार कर लेंगे और इस प्रकार के रिजर्व को समाप्त कर देंगे। क्योंकि अब नए साझेदार का जब एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद से यह रिजर्व या इस तरह के संचय यह आने के बाद पुनः तैयार किए जाएंगे। लेकिन जो पहले से पूर्व तैयार करके रखे गए हैं पुराने साझेदारों के द्वारा उनका वितरण हो जाएगा, लाभ और हानि का भी और रिजर्व का भी। फिर अंतिम हम देखेंगे इस चैप्टर में वह है पूंजी का समायोजन। पूंजी भी पुनः समायोजित होगी क्योंकि जो पूंजी लाई गई थी वह बहुत समय पहले लाई गई थी। अब नए साझेदार के पूंजी का हिस्सा के अनुसार या उसके अनुपात में नए फर्म के पूंजी का समायोजन या मूल्यांकन किया जाएगा। तो यह अंतिम समायोजन होगा इस अध्याय का। तो अब हम इस चैप्टर में हम देखेंगे ये दो हमारे लिए जो हैं
पहले और दूसरे नंबर पर नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना और त्याग के अनुपात की गणना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये दो काम हम आज की क्लास में करेंगे। तो नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना और त्याग के अनुपात की गणना, इसमें नए साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है। इस कारण उसका लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जो पुराने साझेदार हैं वो अपने हिस्से को नए साझेदार को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो जो पुराने साझेदार हैं उनका लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित होना स्वाभाविक है। अतः नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाभ को आपस में बांटते हैं, नया लाभ विभाजन अनुपात कहलाता है। क्योंकि अब नए को शामिल कर लेंगे, पुराने थे, अब नए को शामिल करके जो अनुपात तैयार होगा उसे ही हम नया लाभ विभाजन अनुपात या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहेंगे। अब हम देखते हैं त्याग का अनुपात। तो नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार जिस अनुपात में अपने लाभ के हिस्से का त्याग करते हैं उसे ही त्याग का अनुपात कहते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला है स्टूडेंट। दो पार्टनर थे पहले और वो अपने बीच में, जैसे एक रोटी है, ये एक रोटी है, इस रोटी को वो दो लोग ए और बी आपस में बांट करके खाते थे। अब मान लीजिए एक नया मेहमान, नया पार्टनर यहाँ आ गया सी, तो ये क्या करेगा, ए अपने हिस्से से ही कुछ त्याग करेगा और बी अपने हिस्से से कुछ त्याग करेगा। तो इस स्थिति में जो ए, बी और सी के बीच में एक नया अनुपात का गठन होगा। तो इस प्रकार से यही जो अनुपात है त्याग का अनुपात कहलाएगा। तो अब मेरे को ये बताओ कि ए का पुराना अनुपात अधिक होगा या नया अनुपात? ए का जो पहले था इस रोटी में हिस्सा वो ज्यादा अधिक होगा या सी के आने के बाद का जो हिस्सा होगा वह अधिक होगा? हाँ, ए और बी का दोनों का ज्यादा कौन था, पहले वाला कि नया वाला? पहले वाला अधिक था। वेरी गुड। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो गया, यहां पर आप ध्यान देंगे, त्याग का अनुपात बराबर पुराना लाभ का अनुपात घटा नया लाभ का अनुपात। जो ज्यादा है उसको हम घटाने में पहले रखते हैं और जो कम है उसको हम घटाने में बाद में रखते हैं। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग का अनुपात का सूत्र हो गया। वेरी सिंपल। इसी को हम बोलेंगे त्याग किया उसने, पहले उसको अधिक मिलता था, अब उसे कम हिस्सा मिल रहा है उस रोटी में। तो जो कम मिल रहा है वो कितना कम मिल रहा है, दैट इज त्याग का अनुपात और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सीधा सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम ले रहे हैं। सीआरटी क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन आपके सामने है, अ, ब और स एक फर्म में साझेदार हैं। लाभ विभाजन अनुपात अ, ब और स के बीच 3:2:1 है। तो यहाँ पर ये अ का हिस्सा है जो आपको बड़ा हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर ये अ का हिस्सा है जो 3 ले रहा है, और यह ब का हिस्सा है जो यहाँ पर आप 2 उसका अनुपात है, और यह जो अनुपात है ये श का हिस्सा है। ऑलरेडी 3 पार्टनर हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब ऑब्वियसली द एक नए पार्टनर को वो एडमिशन दे रहे हैं, तो ये उनका तीनों का अलग अलग हिस्सा हो गया स्टूडेंट। अ का हिस्सा, ब का हिस्सा और स का हिस्सा। अब वे द को 10% लाभ के हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करें। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो 10%, मतलब 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100। हम प्रतिशत को बटे 100 में दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो एक शून्य यहाँ खत्म हो गया, एक शून्य यहाँ पर खत्म हो गया। अगर हम उसको भिन्न में बताएं तो 1/10, 1/10 बराबर होगा 10% के। तो अब जो नया पार्टनर आ रहा है वह 1/10 हिस्से के लिए आ रहा है। तो अब हम जब नए लाभ विभाजन का अनुपात की गणना कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, पूरे फर्म के हिस्से को हम 1 मान रहे हैं, संपूर्ण फर्म के हिस्से को पुनः वितरित करना होगा। अब उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। 3:2:1 पहले था, हमने यहाँ देखा कि पहले उनका अनुपात जो था वो 3:2:1 था। अब यह अनुपात हमें पुनः गणना करनी होगी। तो अब हम मान रहे हैं कि फर्म का जो लाभ है
या फर्म का जो पूरा लाभ का है वह हिस्सा 1 है। ये पूरा संपूर्ण भाग को हमने 1 मान लिया और 1 में वह 1/10 के लिए द आ रहा है। तो जब ये पूरा 1 है तो 1 में 1/10 को यदि हम माइनस कर देंगे, यहां पर हम ले रहे हैं इसका लघुत्तम एलसीएम, तो यहां पर 10 और 1 का हम लेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट यहां पर 10, और यहां पर 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे 1 है, तो हम 1 को 10 से भाग लगाएंगे तो आएगा 10, और 10 का इस 1 से गुणा होगा तो यहां पर होगा 10, और इस 10 में 10 को भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का इस 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 आएगा, मतलब 10 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 9। तो इसका मतलब 1 से माइनस करने पर 1/10 जो द का हिस्सा है, यह एक पूरे फॉर्म का है लाभ, और उसमें 1/10 द का हिस्सा है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे ये द है, द का जो हिस्सा है वो 1/10 है, और 1/10 अगर हम माइनस कर दें तो जो शेष बच रहा है वह 9/10 होगा। इस 9/10 को अ, ब और स, यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि नया अनुपात क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो त्याग का अनुपात उनका पुराना अनुपात ही होगा। याद रखेंगे आप इसको आप बिल्कुल नोट बना लीजिए। तो इस 9/10 को हम बांटेंगे 3:2:1 में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हम सॉल्व किए, 9/10 लिखा हुआ है, 9/10 को इसमें आ का नया अनुपात निकालने के लिए हमने उसमें किया 3:6। अब ये कैसे आया? जो उनका अनुपात था वो था 3:2:1, तो यहां पर हो गया 3-2 5, 5 और 1 6। तो इस प्रकार से ये 3/6 हो गया अ का हिस्सा, इसमें अ का अनुपात, और इसी 9/10 को हमने ब के लिए निकाला 2/6, और स के लिए हमने कैलकुलेशन किया 9/10 में 1/6, 3:2:1। अब इसको क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पर काटने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये कट नहीं रहा है, तो इसलिए आप ये दोनों को काटने से और कोई मतलब नहीं है, बाद में फिर गुणा करना होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, ये ऊपर का ऊपर के साथ गुणा कर दिया, 9×3 9×3 27, और 10×6 तो 60। तो यहां पर हमने लिख दिया 9×3 9×3 27/60, और 9×2 मतलब 18/60, और 9×1 मतलब 9/60। अब ये हो गया अ, ब और स का नया हिस्सा। तो अब हम अगर द का हिस्सा देखें तो यह कितना है, यह तो 1/10 ही रहेगा, तो यहां पर द का जो है वो 1/10 है। तो देखेंगे हम 27/60, 18/60, 9/60, तो ये सब एक जैसे भिन्न हो गए, लेकिन ये जो 1/10 है ये सम नहीं है, ये जाति से थोड़ा बाहर का लग रहा है, तो इसलिए इसको भी जो 10 है इसको भी हम 1/60 मतलब बटे 60 करना चाहेंगे। तो बटे 60 करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, इंटू करेंगे हम यहाँ पर 6, तो 60 हो जाएगा। तो जब हम नीचे इंटू कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी करना होगा, क्योंकि हम अपने मन से तो कुछ इंटू कर नहीं सकते, लेकिन ऊपर नीचे दोनों में यदि हम कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर भी 60 करना होगा। तो अर्थात यह अ का हिस्सा जो हो गया वो हो गया 27/60, ब का जो हो गया 18/60, श का जो हो गया 9/60, और द का हो गया नया जो 1/10 है वो बदल करके 6/60। तो यहां पर हमने लिख दिया, देखो 27/60, देखेंगे 27/60, 18/60, 9/60, और यहां पर हो गया स्टूडेंट 6/60। अब इनके बीच में जो अनुपात आया वह आया 27:18:9:6, ये हो गया नया अनुपात। अब अगर हम देखें अ का हिस्सा 27, यदि हम देखें 3 में ये सभी भाज्य हैं तो 3 से हम सभी को यहाँ पर काट रहे हैं एक साथ, इसीलिए कर रहे हैं ऐसा, इसको मानक रूप में लिखना चाह रहे हैं। तो 3 से हम भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छंग 18, और 3 नम्मे 27। तो अर्थात 27:18:9:6 को ही हम लिख सकते हैं 9:6:3:2। ये हो गया नया अनुपात। इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट जो अ का हिस्सा है वह है 27 अर्थात 9। फिर हम देखेंगे जो ब का हिस्सा है वह है 18 अर्थात 6, और जो स का हिस्सा है वह है 9 अर्थात 3, और जो द नया पार्टनर था उसका हिस्सा जो है वो 6 अर्थात 2।
ये हो गया स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यह जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इस प्रकार से नए लाभ विभाजन अनुपात को प्राप्त किया हमने। अब एक क्वेश्चन को और ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन आपके सामने है, संदीप और नवदीप फर्म में साझेदार है, लाभ का विभाजन 5:3 के अनुपात में करते हैं, वे स को फर्म में हिस्सा देते हैं। नया पार्टनर स है और नए विभाजन में उनका जो अनुपात है वो नया, वह हो गया स्टूडेंट 4:2:1। ये नया अनुपात है। वे अनुपात में विभाजन करने के लिए सहमत हैं, त्याग का अनुपात की गणना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या था, याद होगा आपको, त्याग का अनुपात बराबर पुराना अनुपात घटा नया अनुपात। पुराना अनुपात है 5:3 अर्थात 5-3 8, तो 5/8 और 3/8। तो हमारा फॉर्मूला यहां पर देखिए आप, ये दो हिस्से हैं, नवदीप और संदीप के बीच में जो हिस्सा था उसमें 5 हिस्सा जो है वो संदीप का है ये, और 3 जो हिस्सा है नवदीप का है। और फर्म जब नया हुआ स के आने के बाद तो 4 जो हिस्सा हो गया वो हो गया संदीप का, नवदीप का हिस्सा हो गया 2 और स का जो हिस्सा हो गया वो हो गया 1 है। अब ये जो त्याग किया, नवदीप ने कुछ हिस्सा अपना त्याग किया, चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये हिस्सा और ये हिस्सा में कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा होगा, तो कुछ कम है, तो कितना कम है उसकी गणना ही हमें यहाँ पर करना है। इस प्रकार से अगर हम नवदीप का देखें संदीप के बाद, तो इसका भी हिस्सा कुछ कम हो गया है, तो इसमें क्या कमी हुआ इसको भी हम कैलकुलेशन करेंगे। संदीप का त्याग का अनुपात और नवदीप का त्याग का अनुपात निकालना है। फॉर्मूला यह है हमारे पास कि त्याग का अनुपात बराबर पुराना लाभ का अनुपात घटा नया लाभ का अनुपात। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर पुराना जो अनुपात है वह संदीप और नवदीप के बीच है 5/8 और 3/8। तो हम यहाँ पर कर दिए 5/8 और 3/8, ये उनका ठीक है ओल्ड रेशियो है। अब नया अनुपात हमने देखा 4:2:1, तो यहां पर हम देखेंगे जो नया हो गया उसका 4-2 6 6-1 7, तो 4/7 ये हो गया नया अनुपात संदीप का, और नवदीप का नया हो गया 2/7। और इसको हमको करना है इस सूत्र के अनुसार घटाव या माइनस। अब जब इसको घटाव करेंगे तो नीचे देखेंगे हम इनके जो हर हैं वो बराबर नहीं है, समान नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको लेंगे स्टूडेंट एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो 8 और 7 का हम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 56, 8 7 56। अब इस 56 को हम भाग लगाएंगे 8 के साथ तो आएगा स्टूडेंट 7, और उस 7 को हम ऊपर गुणा करेंगे 5 के साथ तो 7 पंचे हो जाएगा स्टूडेंट 35, 7 पंचे 35। ओके, और घटाव करेंगे हम, अब इस 56 को इस 7 से भाग लगाएंगे तो आएगा 8। अब इस 8 को हम गुणा करेंगे 4 के साथ, 8 चौको 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 32। तो 35 में अगर हम 32 को माइनस करें स्टूडेंट तो यहाँ पर होगा 3/56, यहाँ दिख रहा होगा 3/56। ओके, और इसी तरह से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो समान रूप से यहाँ पर आएगा 21 घटा 16। तो जब हम 21 घटा 16 करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 5/56। तो इस प्रकार से हमारा जो त्याग का अनुपात यहाँ पर आ रहा है 3:5। देखो इस 56 से मतलब नहीं है अपने को, इस ऊपर वाले से मतलब है 3 और 5, तो 3:5 ये हो गया त्याग का अनुपात। अब स्टूडेंट बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया, या फिर से दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये HW है, ये HW को ले लीजिए। 2 क्वेश्चन मैंने दे रखा है, ज़्यादा नहीं है। एक में आपको लाभ अनुपात और त्याग अनुपात मतलब नया रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों निकालना है, और दूसरे वाले कंडीशन में भी नया रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों निकालना है। इन दोनों क्वेश्चंस को बना करके आप व्हाट्सएप जीमेल करेंगे, जो करना चाहें।